हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए के बारे में। तो आरएनए तीन प्रकार का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। टीआरएनए बहुत ही इम्पोर्टेंट आरएनए है और ये राइबोसोमल आरएनए के बाद दूसरा आरएनए है जो सेल के अंदर अधिक कंसेंट्रेशन में पाया जाता है। इसकी जो कंसंट्रेशन होती है सेल के अंदर वो लगभग 15% ऑफ टोटल आरएनए का पाया जाता है। लेकिन जितना आरएनए सेल के अंदर होता है उसका लगभग 15% यह पाया जाता है। मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ आरएनए, यानी कि सबसे ज्यादा स्थायित्व वाला जो आरएनए है वो होता है राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए का निर्माण केवल तभी होता है, ये हम ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जब एमआरएनए का निर्माण केवल तभी होता है जब प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उस प्रोटीन की, क्योंकि एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन या सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो टोटल नंबर इसका ये है कि 50% ऑफ टोटल आरएनए होता है। इसे हम सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि ये सोल्यूबल होता है सेल के अंदर। ठीक है, ये सोल्यूबल आरएनए होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोल्यूबल आरएनए कौन सा होता है, इसलिए इसको हम स्मॉल एस आरएनए भी कहते हैं। स्मॉल एस आरएनए, क्योंकि ये सोल्यूबल है तो स्मॉल एस आरएनए भी कहते हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि ये फिजिकल लिंक होता है किसके बीच में, एमआरएनए एंड प्रोटीन के बीच में। ये फिजिकल लिंक है, यानी कि हम ये कहें कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब ट्रांसलेशन होता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन से बनता है एमआरएनए और एमआरएनए से बनती है फिर प्रोटीन ट्रांसलेशन के द्वारा। तो एमआरएनए से प्रोटीन संश्लेषण को जो जोड़ता है वो टीआरएनए है। कैसे जोड़ता है ये हम यहाँ पर थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं। तो ये आपको दिखाया गया है, ये टीआरएनए है। इसको हम जो सबसे स्टेबल फॉर्म होती है टीआरएनए की वो होली के द्वारा दी गई, और इसे हम क्लोवर लीफ मॉडल भी कहते हैं। तो क्लोवर एक प्लांट है, इसकी जो लीफ होती है वो इस प्रकार की होती है, इस तरह से। तो इसी के आधार पर ये बिल्कुल ऐसे ही है, अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो ये ऐसे ही होता है, इसलिए इसको कहा गया है क्लोवर लीफ मॉडल। ये क्लोवर लीफ मॉडल होले के द्वारा दिया गया है, होले ने दिया था। ये भी ध्यान रखें, इसका जो मॉडल है जो सबसे ज्यादा मान्य है उसका नाम है क्लोवर लीफ मॉडल, और ये क्लोवर लीफ मॉडल होले ने दिया था। इसमें लगभग 77 to 93, यानी कि अगर इसके लंबाई की बात करें तो इसमें लगभग 77 to 93 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कितने होते हैं? 77 to 93 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। देखो, एक आरएनए हो या डीएनए हो, वो सब 5' सिरे से 3' सिरे की तरफ चलता है। तो यहाँ भी मैंने 5' और 3' सिरा जो है वो दर्शाया है। तो ये श्रृंखला इस तरह से चल रही है, ऐसे घूम घाम के इस तरह से श्रृंखला बनाते, लूप बनाते हुए वापस यहाँ पहुंच रही है। तो इसको अगर हम 1 नंबर देते हैं तो ये सबसे लास्ट का नंबर होगा, जो भी होगा। लेकिन ध्यान रहे, हमेशा 5' फॉस्फेट को नंबर 1 ही मिलेगा। तो ये 1 नंबर है और ये सबसे लास्ट वाला नंबर है 1। ठीक है, उसके बाद देखो, इसके 5' सिरे पर फॉस्फेट होता है, 5' सिरे पर फॉस्फेट होता है, मुक्त समूह होता है, ये हम जानते हैं। हम डीएनए में या न्यूक्लिक एसिड में पढ़ चुके हैं कि 5' सिरे पर हमेशा फॉस्फेट मुक्त रहता है और 3' सिरे पर हमेशा OH समूह मुक्त रहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों दर्शाए हैं
5' रे पर फॉस्फेट भी दर्शाया है और 3' रे पर OH भी दर्शाया है, दोनों दर्शाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3' रे पर OH समूह, या हम ये लिखें कि 3' रे पर CCA श्रृंखला पाई जाती है और फ्री OH समूह होता है, फ्री OH ग्रुप होता है। और इसी सिरे को, जो 3' वाला सिरा है, इसी सिरे को हम एक्सेप्टर रीजन या एक्सेप्टर साइट भी कहते हैं। एक्सेप्टर साइट क्या है हम भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये एक्सेप्टर साइट है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसमें 1, 2 और 3 और ये 4 चीजें ही पाई जाती हैं। देखो क्या क्या है। नंबर 1, सबसे पहला तो है DHU लूप, यानी कि इसके अंदर AGCU के अलावा TB होता है। अभी हम बात करें, TB होता है, तो यहां पर मैंने लिखा है देखो T-Psi-C लूप। सामान्यतः आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना भाई। सामान्यतः आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, लेकिन टीआरएनए में थाइमिन होता है, ये बात नोट करनी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सामान्यतः आरएनए में थाइमिन नहीं होता, लेकिन टीआरएनए के अंदर थाइमिन पाया जाता है, T-Psi-C लूप। इसके अलावा ACGU भी होते हैं। अब इसके अंदर इन ACGU और T के अलावा कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स भी होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर Psi-C है, साई का मतलब यहाँ पर स्यूडोयूरिडिन है, स्यूडोयूरिडिन। DHU है, डाईहाइड्रोयूरिडिन। तो DHU लूप जो है वो एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रा मॉडिफाइड, इसको न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, इसका नाम है डाईहाइड्रोयूरिडिन। एक तो ये होता है, ठीक है, इस जगह पर इसको हम कहते हैं DHU लूप। एक होता है T-Psi-C लूप। तो T-Psi-C लूप जो है इसके अंदर होता है स्यूडोयूरिडिन, स्यूडोयूरिडिन, ठीक। उसके बाद एक होता है एक्स्ट्रा आर्म, एक्स्ट्रा आर्म। अब ये जो, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई सभी के अंदर 77 होते हैं, सभी के अंदर 93 होते हैं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा आर्म है। अब एंटी कोडन लूप के बारे में हम थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। देखिए अब समझिए थोड़ा सा कि कहानी क्या है, आखिर टीआरएनए प्रोटीन संश्लेषण में कैसे सहायता करता है, इसका काम क्या है। देखो, सपोज दैट हम जानते हैं कि जब भी कोई डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो वो एमआरएनए अगर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर है, तब तो वही के वहीं उसका ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म में। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल है तो उसका पहले ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन के लिए वो आता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि राइबोसोम न्यूक्लियस में नहीं पाए जाते हैं, राइबोसोम हमेशा साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक। अब यहां देखिए, मान लीजिए कोई आरएनए बना, उसकी मैं श्रृंखला यहां पर बना रहा हूं, तो A C G U A G C U A G C C G, ये मैंने स्ट्रेच बनाई है एमआरएनए की 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस तरह से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहां से मिटा रहा हूं। देखिए, अब होता यह है कि हम जानते हैं कि 3 न्यूक्लियोटाइडों का अनुक्रम एक आनुवंशिक कूट होता है। इस तरह से एक आनुवंशिक कूट है, ये एक आनुवंशिक कूट है, और बढ़ाते हैं आगे, पूरा कर लेते हैं इसको। GCU, दिस इज 3' और ये एक आनुवंशिक कूट। देखिए, एमआरएनए आ गया है। अब जैसे ही एमआरएनए आता है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो इससे जुड़ता है राइबोसोम। तो ये राइबोसोम की छोटी इकाई है और ये राइबोसोम की बड़ी इकाई है। राइबोसोम जुड़ गया।
अब देखो बात यह है कि राइबोसोम बना होता है आरएनए और प्रोटीन से मिलकर। तो राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण की जो मशीनरी है उसको हम मानते हैं राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, लेकिन राइबोसोम अकेला नहीं कर सकता कभी भी। राइबोसोम अकेला कभी भी प्रोटीन संश्लेषण नहीं कर सकता विदाउट टीआरएनए। ठीक है, अगर इसीलिए तो मैंने कहा है फिजिकल लिंक बिटवीन एमआरएनए एंड प्रोटीन। इसीलिए तो मैंने कहा है कि राइबोसोम जो एमआरएनए और प्रोटीन के अंदर जो बीच की जो लिंक है ना वो टीआरएनए है। अगर टीआरएनए नहीं होगा तो कभी भी राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करेगा, क्योंकि प्रोटीन बना होता है एमिनो एसिड की लंबी श्रृंखला से, और एमिनो एसिड को लाने का काम करता है टीआरएनए। साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी आनुवंशिक कूट होते हैं या जितना भी एमआरएनए होता है उसके अंदर जितने भी आनुवंशिक कूट बनते हैं उन सभी आनुवंशिक कूट के टीआरएनए साइटोप्लाज्म में होते हैं, और उन आनुवंशिक कूट के अकॉर्डिंग जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो एमिनो एसिड्स को लाने का जो काम है वो होता है टीआरएनए का। तो देखो जैसे मान लो मैं यहां पर कह रहा हूं यूएसी है, यूएजी। अब यूएजी तो क्या है, गलत कर दिया, यहाँ तो मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ क्योंकि यूएजी एक स्टॉप कोडन होता है, ये किसी भी आनुवंशिक किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करता, मैंने चेंज कर दिया, यूसीजी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए कि ये राइबोसोम आखिर हो गया। इस राइबोसोम के ऊपर 3 साइट्स होती हैं। देखो एक साइट मैं यहाँ बना देता हूँ, एक स्थान ये है, साइट मतलब स्थान, एक स्थान ये है, इसका हम नाम देते हैं ए साइट, इसका हम नाम देते हैं पी साइट, और इसका हम नाम देते हैं ई साइट। ठीक है, होता ये है देखो कि यूसीजी जैसे ही ये पहुंचता है राइबोसोम यूसीजी के पास, तो यूसीजी एक सिग्नल देता है किसको, टीआरएनए को। ठीक है, तो टीआरएनए का जो 3' है ये वाला, इस 3' के पास जुड़ेगा एमिनो एसिड, जो भी एमिनो एसिड इससे बनेगा, जो भी एमिनो एसिड इससे कोड होगा यूसीजी से, वो इसके साथ जुड़ेगा। अब एक बात समझ लीजिए थोड़ी सी, कि जिस प्रकार एक शब्द है डीजनरेसी, अब डीजनरेसी को हिंदी में क्या कहते हैं, डीजनरेसी को वही पता नहीं डीजनरेट क्या होता है हिंदी में, लेकिन आप वैसे समझ जाएंगे, मैं बताऊंगा। तो एक शब्द है डीजनरेसी, तो देखो हमने पढ़ा है कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो जेनेटिक कोड डीजनरेट होते हैं, यानी कि उनके अंदर डीजनरेसी पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि हम जानते हैं कि भाई 20 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं बनने वाली प्रोटीन्स के अंदर। ठीक है, उनको बनाने वाले आनुवंशिक कूट होते हैं 64, जिनमें से 3 को छोड़ दिया जाए वो स्टॉप कोडोन है, तो बाकी के जो 61 आनुवंशिक कूट है वो किसी ना किसी एमिनो एसिड को कोड करते हैं। एमिनो एसिड से हमारे पास 20, तो अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो एक एमिनो एसिड को बनाने के लिए 3 आनुवंशिक कूट हमारे पास होते हैं। वैसे इसके लिए आप मेरा जेनेटिक कोड वाला जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी लिंक हम डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर डीजनरेसी पाई जाती है। अब डीजनरेसी का मतलब ये है, सीधा सीधा समझ लीजिए, कि जिस प्रकार से 64 आनुवंशिक कूट हैं, 61 आनुवंशिक कूट एमिनो एसिड कोड करते हैं, तो 61 प्रकार के ही टीआरएनए होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि एक एमिनो एसिड को लाने के लिए एक से ज्यादा टीआरएनए होते हैं। कुल मिलाकर के 61 अगर आनुवंशिक कूट हैं तो 61 ही टीआरएनए होंगे, क्योंकि आनुवंशिक कूट की स्ट्रक्चर के अनुसार टीआरएनए कोड होता है, और यही टीआरएनए फिर उसी एमिनो एसिड को लेके आता है। तो देखो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये जो टीआरएनए है ये इसके अकॉर्डिंग स्टार्ट होगा और इसके अकॉर्डिंग इस एमिनो एसिड को यहाँ पर लेकर आएगा। तो सपोज दैट मान लो यहाँ पर ये एमिनो एसिड को ले आया है, और एक बात और हम यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस एंटीकोडन लूप की, जो रहेगा
एंटी कोडन लूप क्या है? अब देखो ये ऐसे तो लाके जुड़ेगा नहीं भाई इसके ऊपर कि भाई ऐसे लाके छोड़ दिया और छोड़ के चला गया, नहीं। इस एमआरएनए की श्रृंखला पर राइबोसोम के ऊपर आके जुड़ेगा। जुड़ेगा कैसे? देखो यहां पर है यूसीजी, तो मैंने बताया कि इसी के अकॉर्डिंग इतने आनुवंशिक कोड होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग एंटी कोडन के कारण ये टीआरएनए होता है। तो यहाँ पर यूसीजी है, तो यूसीजी से क्या जुड़ेगा? देखो यू से जुड़ेगा ए, सी से जुड़ेगा जी और ये इस तरह से। अब ये यूसीजी वाला जो आनुवंशिक जो टीआरएनए है वो इसके ऊपर आएगा और यहाँ पर ये जुड़ेगा एजीसी, एजीसी और ये हो गया भाई यहाँ पर टीआरएनए इस तरह से। ये इसका एंटी कोडन लूप है जिसका ये तीनों है, ठीक है। तो ये इस तरह से इसके ऊपर आके जुड़ता है, यहाँ पर इनके साथ बॉन्ड बनाता है यहाँ, और उस टीआरएनए उस एमिनो एसिड को लेके आता है। तो ये एमिनो एसिड यहाँ पर आता है, उसके बाद फिर ये थोड़ा राइबोसोम आगे सरक जाता है। जब ये आगे सरक जाएगा तो ये जो एमिनो एसिड है ना ये इसके इस जगह पर आ जाएगा यहाँ पर, अब ये खाली जगह हो जाएगी। फिर दूसरा यूसीजी था, अब CUA है, अब दूसरा आएगा CUA के स्थान पर CUA आप अलग कर देख लीजिए भाई। C के साथ क्या जुड़ेगा? G, U के साथ क्या जुड़ेगा? A और A के साथ क्या जुड़ेगा? U, तो GAU। अब दूसरा यहाँ पर जो आएगा उसका नाम होगा GAU। इस तरह GCC है तो CGG वो टीआरएनए आएगा, फिर आगे CGA ये आएगा। तो इस तरह से अलग अलग टीआरएनए अलग अलग एमिनो एसिड को लाके राइबोसोम को उपलब्ध कराता है। और राइबोसोम फिर क्या करता है कि राइबोसोम ये ए साइड है, यहाँ पर तो आने वाला एमिनो एसिड आएगा, ये आगे सरकता रहेगा तो ये एमिनो एसिड भी आगे जाता रहेगा। ये P4 यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है, यानी कि दो एमिनो एसिड यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर ये लगातार आगे सरक रहा है, ये इसको इधर फेंक रहा है, तो इसका मतलब है कि जो श्रृंखला बनेगी वो इस तरह से इस ई चैनल से, इसको एग्जिट चैनल कहते हैं, इससे बाहर निकलती रहेगी इस प्रकार से। और जो टीआरएनए है ये भी हटते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि टीआरएनए फिक्स हो गया ना, जैसे ही ये आगे सरकेगा अगले आनुवंशिक कोड पर वैसे ही टीआरएनए अलग हो जाएगा। उसका काम भी खत्म हो गया है, क्योंकि उसका काम केवल इतना ही था कि वो इनको लेके आएगा, एमिनो एसिड को इसके पास लेके आएगा, और जब एमिनो एसिड जुड़ जाएगा ए साइड पर पहुंच जाता है तो उसके बाद इसका काम भी फिनिश हो जाता है। अब ये आगे काम नहीं करेगा, ठीक है, वो हट जाएगा, दूसरा एमिनो एसिड आएगा। तो इस तरह से ये टीआरएनए है वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करता है। डिजेनरेसी हो गया, आनुवंशिक ये एंटी कोडन लूप हो गया। ध्यान रखना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंटी कोडन लूप। ये सब तो राइबोसोम को पहचानते हैं, ठीक है, ये सब राइबोसोम को पहचान के इसके ऊपर जुड़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है यहाँ पर एंटी कोडन लूप का। अब देखो एक मिनट सोचिए जरा, अगर मान लो किसी जगह पर जो आनुवंशिक कोड है 3 जिनको हम स्टॉप कोडन कहते हैं, UAA, UGA, UAG ये आ जाते हैं, तो ये किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। जब किसी एमिनो एसिड को कोड नहीं करेंगे तो जो टीआरएनए है ना ये थोड़ा टाइम लगाएगा, है ना, फिर पता चलेगा ये किसी को कोड नहीं कर रहे तो इसकी जो 3' साइट है खाली रह जाएगी, यहाँ पर कोई एमिनो एसिड नहीं जुड़ेगा, केवल टीआरएनए ही आके जुड़ेगा, ठीक है। तो जब ए पर कोई एमिनो एसिड ही नहीं आएगा तो ये इसने आगे सरका दिया है, अब एक जगह खाली रहेगी। अब मान लो ये आगे चला भी जाएगा ना ये राइबोसोम, और अगला टीआरएनए अगला एमिनो एसिड ले भी आएगा, तो भी एक ब्रेक आ गया बीच में, इस तरह से ब्रेक आ गया। इस ब्रेक के कारण जो प्रोटीन है वो अलग हो जाएगी और श्रृंखला का समापन हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये जिसको हम कहते हैं स्टॉप कोडन, ये किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो ये था भाई क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए और टीआरएनए का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।